अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी, मंडे का दिन कुछ ऐसा होता है कि इस दिन होता है जी एक्स्ट्रा प्रेशर। हालांकि वही काम जो हम रोज़ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे जो है ना वो इश्यूज़ होते हैं। और वो इश्यूज़ क्या होते हैं? हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्ट्रेस लेने के इश्यूज़ होते हैं। अभी जो स्ट्रेस होता है ना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ये क्या होता है कि जैसे आपको पता होता है कि जी मंडे है, तो मंडे को आपने जल्दी उठना है, जल्दी जाना है, लेकिन फिर भी सड़कों पर ट्रैफिक जैम। मंडे है, मंडे को आपने जल्दी निकलना है, आपने बहुत सारी चीज़ें जल्दी रैप करनी है, लेकिन आपको लगता है कि सारा शहर कराची जो है, जो मैं हमेशा बात करती हूँ कि मंडे वाले दिन ऐसा लगता है जी एक्यूरेट जाना है, लेकिन फिर भी एक्यूरेट कोई जा नहीं पाता। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ट्रैफिक, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पैनिक। आई डोंट नो कि क्या सिर्फ कराची वाले मंडे वाले दिन बाहर निकलते हैं, बाकी दिनों में क्या ऑफिस इस टाइम पर नहीं जाते होंगे? अच्छा जी, तो कराची वालों, मंडे का जो स्ट्रेस है उसको ख़त्म करें। हमने इसके ऊपर एक बाकायदा शो भी किया था कि मंडे वाले दिन इतना स्ट्रेस क्यों। यही काम तो आम दिनों में भी होता है। तो भाई मंडे वाले दिन अपना स्ट्रेस कम करें। और आजकल जो एक वायरल इन्फेक्शन है ना, फ्लू है, फीवर है, मुझे भी बहुत ज़्यादा फ्लू है, मुझे भी बहुत ज़्यादा फीवर है, तो मैंने सोचा कि मैं रेमेडी भी आपके साथ में शेयर कर लूँ। अदरक वाली चाय पिएं, स्टीम लें, और घर में जो है वो चिकन की यखनी ज़रूर बना के पिएं, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। चलिए आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि ये खबर कुछ इस तरीके से है, अच्छी खबर है। और उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो ख़रीदारी करते हैं जानवरों के हवाले से, जो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनकी आसानी के लिए खबर है कि जी जानवरों की दरामदाद और बरामदाद अब होगी आसान। पाकिस्तान सिंगल विंडो पाकिस्तान में तिजारती सहूलतकारी को बेहतर बनाने में कोशा है। तिजारती सहूलतकारी के तहत एनिमल क्वारंटीन डिपार्टमेंट से इंपोर्ट परमिट्स और एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट्स के लिए मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन दरखास्तें मुमकिन बना दी गई हैं। ये सारे काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं। PSW का जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म रियल टाइम ट्रैकिंग, मौसर राब्ताकारी और PSW जो है ना मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए कारकर्दगी की निगरानी फराहम करता है। रेगुलेटरी दस्तावेजात के अमल को खुदकार बनाकर PSW कंसाइनमेंट क्लियरेंस को तेज़ करता है, प्रोसेसिंग के वक्त को कम करता है और इंसानी मुदाखलत को महदूद करता है, जिससे क्रॉस बॉर्डर का माहौल ज़्यादा मौसर, शफाफ और काबिल एतमाद बनता है। अच्छा जी, अब कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम कैसा है शहर कायद का? शहर कायद में मौसम गर्म है। शहर का जो मौसम है उसकी दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 33 से 35 डिग्री तक जाने का इम्कान है। अच्छा जी, हवा में नमी का तनासुब जो है वो 74% है। शहर में मगरिब सिमत से 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। शहर का फ़िज़ाई मयार तसल्ली बख्श है, जबकि हवा में आलूदा ज़रात की मिकदार 100 पार्टिकुलेट मीटर से कम रिकॉर्ड है। अच्छा जी, मुख्तलिफ इलाकों में अब लोड शेडिंग जो है वो बताई जा रही है कि मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग है। और वाकई इस दफ़ा सैटरडे और संडे को मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ थे जहाँ से शिकायत आ रही थी। मेरे अपने घर पे जो है वो जो कहते हैं ना गैर एलानिया लोड शेडिंग, वो भी रही। और नॉर्थ कराची का इलाका है, लेकिन कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग 12 घंटों से तजावुज़ कर गई, यानी 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है कराची आइड। मतलब अगर एहतजाज ना करें तो और क्या करें। अच्छा जी, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही जो है वो बिजली की आनियाँ जानियाँ, बिजली की आंख मचोली जो है वो जारी है। और ये कौन कौन से इलाके हैं? जी, कोरंगी है, इसमें सरजानी है, नॉर्थ कराची है, इसके अलावा लियाकताबाद है, सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में रोज़ाना 12 घंटों से ज़ायद जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा जी, और बदतरीन लोड शेडिंग ने जो कमर्शियल इलाके हैं उनके साथ साथ जो रेजिडेंशियल इलाके हैं उसको भी मुतासर किया है। अब कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासर हो रही हैं, लोग भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से मुतासर हो रहे हैं। अच्छा जी, अब एक और ख़बर आपको देते हैं इंटरनेशनल मीडिया से, एंड इट्स अबाउट फ्लोरिडा में जो है वो एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, एक शख्स इसमें हलाक हुआ है। और जो अमरीकी मीडिया, जो गैर मुल्की मीडिया है, उसके मुताबिक अमरीकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि हादसे में गिरने वाले तैयारे की शनाख्त सेसना 402 के तौर पर की गई है। फ्लोरिडा की जो पास्को काउंटी की इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, उनका कहना है कि हादसे के बाइस एक रिहायशी इमारत को आग से नुकसान पहुंचा है। और दूसरी जानिब जो अमरीकी इदारा नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, उसके मुताबिक जहाज़ गिरने की जो वजूहात हैं वो ताहाल वाज़े नहीं हो सकी, नहीं पता चल सका कि जी जहाज़ क्यों गिरा और क्या उसके गिरने की वजूहात थी। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे तारकीन वतन की जिनको बाय हुक और बाय क्रूक जाना होता है, और इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग शामिल होते हैं। तो खबर कुछ इस तरीके से है कि 600 से ज़ायद गैर कानूनी पनाह गुज़ीनों ने इंग्लिश चैनल अबूर कर लिया है। अच्छा, अब ये इतनी मुश्किल होती है, मतलब पता नहीं क्यों लोग जान जोखम में डालकर जाते हैं। और इसके जो स्टैट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं बरतानवी मीडिया के अकॉर्डिंगली कि 602 तारकीन वतन जो हैं वो 9 छोटी कश्तियाँ थीं जिसमें यहाँ पहुँचे हैं।
और इस साल जो तारकीन की जो मजमूई तादाद है वो 6000 से तजावुज़ कर गई है। और जो बरतानवी हुकूमत का दावा है कि 42,000 गैर कानूनी तारकीन को रोका गया और बरतानवी हुकूमत के मुताबिक तकरीबन 60,000 गैर कानूनी तारकीन को मुल्क बदर किया जा चुका है। अच्छा जी, ये है खबर जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अब यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर हमारे शो को कंटिन्यू करेंगे, गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो भाई बात करते हैं सेल्फ ग्रूमिंग की, फ़ैशन की। अच्छा, यूजुअली ना जब मैं ये देखती थी, जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया था, तो मैं ये सोचती थी कि हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं बड़ा अच्छा मेकअप करते हैं और अगर कभी इनमें से कोई ना हो तो मैं कैसे मेकअप कर सकती हूँ। तो फिर क्या हुआ कि मुझे लगा कि मुझे सीखना चाहिए और ये मेकअप करना आपको वाकई सीखना चाहिए। और ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम है ना जो आप ये सोचते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, तो बस वहीं पर फिर आपकी ना ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। तो जो भी चीज़ें आपकी सराउंडिंग में होती हैं, जो भी कोई शख्स आपकी सराउंडिंग में काम कर रहा होता है, वो उन लोगों से आप सीखा करें, उससे बड़ा फ़ायदा होता है। तो क्या हुआ कि फिर मैंने प्रॉपर एक सेल्फ ग्रूमिंग का कोर्स किया। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं, अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट अवेलेबल ना हो, घर पे मैं मौजूद हूँ, मुझे किसी शादी में जाना हो या फिर मुझे किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना हो या मुझे कहीं पर भी जाना हो, तो मैं अपना मेकअप खुद कर सकती हूँ। तो ये चीज़ें तमाम तर ख़वातीन में होनी चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए। बेशक आप अच्छे अच्छे पार्लर जाइए, अच्छा मेकअप करवाइए, अच्छे हेयर डू करवाइए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मेकअप की सेंस नहीं होती। तो इस वजह से क्या होता है कि आप देखें अक्सर पार्लर में बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि लोग आके कहते हैं उसने तो हमें ऐसा रेडी कर दिया। वो इसलिए कि आपको ये सेंस नहीं होती कि किसने आपको क्या मेकअप किया है, आपके ऊपर क्या अच्छा लगेगा, आपकी पर्सनैलिटी पर क्या जाएगा। जो फैशन आप कर रहे हैं ये आपको कैरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फैशन सेंस होनी चाहिए, मेकअप सेंस होनी चाहिए और ज़रूर सेल्फ ग्रूमिंग आपको पता होनी चाहिए। ये आपकी ज़िंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जितनी भी ख़वातीन जो हैं वो सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ तवज्जो नहीं देती हैं या उन्हें ये नहीं मालूम है कि उन पर क्या अच्छा लगता है, वो कैसे मेकअप कर सकती हैं, पार्टी मेकअप कैसा होना चाहिए, अगर आप कहीं और जा रहे हैं तो मेकअप कैसा होना चाहिए, तो ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए। और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नौरीन अब्बास ने, जो कि फ़ैशन डिज़ाइनर भी हैं और सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से जो है हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नौरीन, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। अच्छा नौरीन, मैं बात करी थी सेल्फ ग्रूमिंग की ना, कि अगर सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से ख़वातीन अच्छा खासा एजुकेट हों तो उनका बहुत फ़ायदा हो जाता है। कोई उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई उन्हें ये नहीं कह सकता प्लीज़ ट्राई दिस, आपके ऊपर ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ख़ुद वो अपने आप को उस प्रोसेस से गुजार चुकी होती हैं जहाँ पर वो सीख चुकी होती हैं, जो मेकअप के बारे में वो जानती हैं और उन्हें पता होता है कि भाई ये क्लासी है या ये क्लासी नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि कोई एक चीज़ भी है तो उसके बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं कि अगर आपने ठीक है खाली जो है ना वो लाइनर लगा लिया है, तो क्या वो खाली लाइनर आप पे अच्छा लगता है या नहीं लगता, या आप पे बहुत ज़्यादा मेकअप अच्छा लगता है या नहीं लगता। तो सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से जितने भी व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं, जो हमारी ख़वातीन देख रही हैं, उनको प्लीज़ एजुकेट कीजिए और बताइए कि कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं ये सीखना कि सेल्फ ग्रूमिंग जो है उसका पहला की पॉइंटर क्या है। पहले अपने लुक्स पर तवज्जो देनी है, पहले अपने कपड़ों पर तवज्जो देनी है, पहले अपने स्टाइल पर तवज्जो देनी है। ये कैसे पता चलेगा कि किस जगह क्या बात करनी है, ये कैसे पता चलेगा कि कहीं पर किसी ने वाकई हमें कोई लेट डाउन किया है तो उसका जवाब भी देना है या नहीं देना है। तो ये सारी चीज़ें सेल्फ ग्रूमिंग का हिस्सा है, आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। तो ज़रा प्लीज़ बताइए कि इसमें हम कहाँ से स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगी सेल्फ ग्रूमिंग जो है जस्ट नॉट ड्रेस योरसेल्फ है, वो आपकी स्पीकिंग सबसे पहले तो हमें स्टार्ट करना चाहिए कि जब बच्चियां हमारी छोटी होती हैं हाँ। तो उनको हर बड़ी चीज बता देनी चाहिए कि किस तरह ड्रेसिंग हो, कहाँ जाएगा, किस तरह ड्रेसअप होना है। हाँ। तो जाहिर है वो चीजें आपके अंदर होंगी तो बच्चों को भी नजर आएंगी, वो आपसे सीखेंगे। तो सबसे पहले सेल्फ ग्रूमिंग है आपकी बातचीत का अंदाज, आपको ड्रेसिंग तो जाहिर है जरूरी कि आप किस तरह कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं, किस तरह आप जा रही हैं, किस तरह की ड्रेसिंग है, किस तरह का मेकअप है। एक बहुत जरूरी चीजें कि मतलब आपको एक कहना चाहिए कि साफ सुथरा रहना सेल्फ ग्रूमिंग है सबसे पहले, कि आप क्लीन नजर आए। बहुत सारी खबरदारी होती है, आपको टाइम नहीं देती है कि पूरे दिन का टाइम नहीं मिला हमें बाल बनाने का, हमें आईना देखने का, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सुबह से उठ के अपने आप को साफ सुथरा रखें, आपके नेल्स बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, और अगर आप बढ़ाना नहीं चाहती है तो कट हुए में हो,
आपके बाल साफ सुथरे नजर आए और आपके एज के हिसाब से आपके बाल, ये नहीं कि आपके क्या टाइम नहीं मिल रहा संगीत करने का, दिन भर में अपने आप को देखते या मुझे हाँ नहीं। अगर आप अपने आप को अच्छा रखते हैं तो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस रहता है उस चीज़ का। हाँ जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो जो भी आप ड्रेसिंग करती हैं तो वो खुद ब खुद आपके ऊपर अच्छी लगेगी। मगर आपको ये ख्याल रखना है कि हम बाहर निकल रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं बच्चों के स्कूल की, तो ये नहीं कि आप जो है वो बस उठ के चले गए, नहीं, बच्चों के ऊपर भी बहुत इम्पोर्टेंट पड़ता है इस चीज का, और जाहिर है कि टीचर्स पे भी। तो आपको जरूरी है कि आप अच्छी नजर आए, आपके बच्चे भी खुश हों और आपके हस्बैंड भी खुश हों और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, आप सबसे ज्यादा खुश होंगे सही। कि अच्छा मैंने अपने सही, ये बताएं की फैक्टर्स क्या हैं? जैसे मैंने शुरू में कहा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपने बता दिया जी, सुबह उठ के आपने अपना ख्याल रखना है, फिर आपने अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है, हाइजीन का ख्याल रखना है, प्रॉपर आपने देखना है कि आपके नेल्स जो हैं वो ठीक हैं या नहीं हैं। ये तो हाइजीन से रिलेटेड सारी चीज़ें हो गई। सेल्फ ग्रूमिंग जो है ना, सेल्फ ग्रूमिंग इज़ ऑल अबाउट कि आपने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। अगर आप किसी जो है वो शादी पे जा रहे हैं, घर में आप के पास कोई हेल्पर मौजूद नहीं है, तो आप मेकअप कैसे करेंगे, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। आपके ऊपर क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव, ये सारी चीज़ें सेल्फ ग्रूमिंग में आती हैं। तो ये ज़रा वन बाय वन करके जो है वो एलैबोरेट कीजिए कि किस तरीके से ख़वातीन जो हैं ये कैरी कर सकती हैं। सबसे पहले वो क्या करना सीखें कि जब वो कहीं बाहर जा रही हैं तो उनको किस तरह से लुक रखनी चाहिए। अब बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि भाई कौन सी चीज़ें कौन सी ख़वातीन को बताना चाहिए कि भाई अगर मिड एज ग्रुप है या फिर यंगस्टर्स हैं या टीन्स हैं तो उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो कैसे अपनी लुक कैरी करें, कैसे जाएं और क्या कुछ करें, ज़रा बताइए डिटेल में प्लीज़। जी सबसे पहले तो देखिए ये सोचना चाहिए कि अगर आप वर्किंग वुमन हैं या हाँ हाउस वाइफ भी, तो आपके पास 3 ड्रेस ऐसे होने चाहिए कि अगर आपके पास कोई हेल्पर नहीं है और आपको एकदम से कहीं जाना पड़ गया, तो आपके पास इस तरह हो कि आप डे टाइम में जा रही हैं, नाइट टाइम में जा रही हैं, एक एम्ब्रॉयडर्ड है, उस हिसाब से कि आपके जहन में होना चाहिए कि आपको वेडिंग पे जाना है, तो हमें 1-2 दिन पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। सही, पहले से तैयार होनी चाहिए हर चीज, तो आपके पास टाइम होता है कि आप अपने आप को अच्छे से मेकअप कर सकें, अपनी स्टाइलिंग कर सकें, और मतलब आपके ऊपर जो सूट करता है हेयर स्टाइल, आप वो हेयर स्टाइल करें। और ज़ाहिर डे टाइम में आप जा रही हैं तो आपको किस तरह की वेयर करना है। अगर आप किसी मीटिंग में जा रही हैं तो ये नहीं कि आप पहले से, बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है कि वो मेहंदियां वगैरह लगा के रख लेते हैं, मगर ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। मतलब एक आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, एक प्रोफेशनल उसमें है, तो आपको उसी हिसाब से ड्रेसअप होना है, तो आपके पास वो चीजें 2 दिन या 3 दिन पहले से रेडी होनी चाहिए कि एकदम से आपको पता है कि लाइट नहीं है, आपके कपड़े आयरन नहीं हुए हैं। हाँ तो ये सारी होती हैं जो आपको पहले से करनी चाहिए। शूज किस तरह के हो, मैच करते हैं वो, मतलब 2-3 आपके पास ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आपकी हर चीज पे सूट करे, मैच करे। ड्रेसेस के साथ हील्स हैं या आपको फ्लैट्स पहनना है, ये सारी चीजें आपको पहले से सारी चीजें सोच के रखना चाहिए। अगर डे टाइम में मेकअप है तो वो सारी चीजें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तो कोई हेल्पर नहीं है, वो सारी चीजें हम खुद कर सकें, कैरी कर सकें अपने आप को कॉन्फिडेंटली। ठीक है। अच्छा नौरीन, चलें, ये तो आपने सुपरफिशियल बात कर दी कि आपने ऑफिस जाना है, कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है एंड ऑल दैट। थोड़ी सी बात करते हैं ना ख़वातीन के हवाले से, उन ख़वातीन के हवाले से जो घरों में बैठी हुई हैं। अब किसी ने अपने भाई की मंगनी पे जाना है तो वो क्या ड्रेस और लुक कैरी करके जाए। अब किसी ने अपने भाई की शादी के लिए लड़की पसंद करने जाना है, या लड़के वालों ने जो है वो लड़की वालों के जाना है, तो जो लड़के की बहनें हैं वो किस क्या जो है ना वो कैरी करें, किस तरह के कपड़े पहन के जाएं, कैसे लुक रखें तो वो एक डिसेंट भी लगें, हैप्पी गो लकी भी लगें, वो बड़ा मतलब प्रेजेंटेबल भी लगें, बहुत ज़्यादा उनकी पर्सनालिटी सॉफ्ट भी लगे। तो इस तरह से लोगों को बताइए कि वो किस टाइमिंग पे क्या लुक जो है वो कैरी कर सकते हैं। जी, एक तो सॉफ्ट स्पोकन तो आपको हमेशा रहना चाहिए। हाँ। आप चाहे कहीं पे भी जा रहे हो, सॉफ्ट स्पोकन हो, अच्छे से बात करें, और ये नहीं कि बहुत सीरियस रह के बात करें, तो को भी थोड़ा सा सुकून होता है कि हाँ हम बात कर सकते हैं, वरना लोग डर होते हैं। खास तौर से आपने बात की कि हम किसी को लड़की को देखने जा रहे हैं रिश्ते के लिए, तो उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आए। और ये कि आपका जिस तरह का घर का माहौल है, आप उसको बिल्कुल ओवर रिएक्ट नहीं करें कि आप जो है वो ड्रेसिंग ऐसी करें जो मतलब उनको भी बुरी नहीं लगे और आपको खुद भी रहे कि क्योंकि आप बहुत ज्यादा तैयार होके चली जाए तो लड़की भी परेशान हो जाए। एक नॉर्मल वे में मेकअप हो, आपके ड्रेसिंग भी इस तरह की होनी चाहिए कि बिल्कुल जैसे आपने नहीं कि कुछ कामदार कपड़े पहन लिए
लाइट एम्ब्रॉयडर्ड हैं या लाइट कलर्स में जाके आपने बहुत अच्छे से कैरी करके अपने आप को, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर भी और बात करने वाले से भी, कि वो घबराए ही नहीं आपके पास। आप हाँ। एकदम से बहुत ज्यादा बातें शुरू कर दें, बहुत स्लोली स्लोली आगे बढ़े, चीजों को देखें, आहिस्ता आहिस्ता बढ़े उन चीजों में, फिर कि उसकी पसंद नापसंद पूछें, अपनी भी बताएं, ताकि मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसा शो ना करें कि दूसरा परेशान हो जाए। सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया नौरीन, आपने बहुत अच्छे सजेशंस दिए हमारे व्यूवर्स को। तो बात वही है कि सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर ना पूरा आपको ध्यान देना चाहिए। मतलब अगर आप किसी से हेयर कट कराते हैं तो ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि वो आपका कौन सा हेयर कट कर रहा है और उसका प्रोसेस क्या है। मुल्क से बाहर जब भी कोई शख्स अगर सैलून जाता है या पार्लर जाता है या कहीं पर भी वो जाते हैं अपनी ग्रूमिंग के लिए, तो जो प्रोडक्ट उनको लगाई जाती है, तो ये काम है उन लोगों का, उन तमाम तर लोगों का, उन पार्लर वालों का काम होता है, सैलून वालों का काम होता है कि वो प्रोडक्ट सामने रखते हैं और अपने जो क्लाइंट होते हैं उनको दिखाते हैं कि हम आपके ऊपर ये लगा रहे हैं और इसका ये फ़ायदा है और इसका ये नुकसान है। तो हर चीज़ के बारे में नॉलेज लेने में बुराई नहीं है, कुछ पता ना होने में प्रॉब्लम होती है। और हम सब कुछ तो नहीं जान सकते। हाँ, मगर हमारी सराउंडिंग में जहाँ आप काम कर रहे हैं, बेशक अगर आप बैंक में काम करते हैं तो वहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए कि काम कैसे होता है। सिर्फ आपका ही काम नहीं, बाकी दूसरों के कामों को भी देखिए, वो आपके काम आता है। और यही जो ऑब्जर्वेशन होती है ये आपकी मेंटल एक्टिविटी को आगे लेके चलती है, ब्रेन को एक्टिव करती है, और यही वो एक्सपोजर है, यही वो एक्सपीरियंस है जो आप अपने सराउंडिंग में काम करने वालों से सीखते हैं। आप उस शख्स से भी सीख सकते हैं जो कि आपको आपकी हेल्प करने के लिए मौजूद है, जो कि आपको जो है ना वो चाय प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मॉब लगा रहे हैं, आप उनसे भी सीखें, उनकी ज़िंदगियों से भी सीखें। और यही आपकी पर्सनैलिटी में चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। आपको जब एक्सपीरियंस होता है तो फिर आप जो है वो टॉकेटिव होते हैं, आप हर इशू पर बात कर सकते हैं, और यही वो ऑब्जर्वेशन होती है जो आपको आपकी पर्सनैलिटी को आगे लेके जाती है। क्योंकि तैयार होके, हेयर कट करा के, अच्छे कपड़े पहन के जब आप कहीं चले जाते हैं तो मसला ये आता है कि आप क्या बात करेंगे और क्या बात करेंगे, और बात करने के लिए आपको कौन मिल रहा है। हो सकता है कि आपका सामना किसी ऐसे शख्स से हो जो आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं हो, तो आप क्या बात करेंगे। उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपोजर होना चाहिए, और आपने अच्छी किताबें पढ़ी होनी चाहिए। चले जी, अपने सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, अपने सेल्फ को इम्प्रूव करने के लिए किताबें पढ़ें, एजुकेशन हासिल करें और सादगी इख्तियार करें, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मिलवाएंगे आपको एक और पर्सनैलिटी से। कम बैक, हेल्थ से रिलेटेड बात कर लेते हैं, एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट फैटी लीवर। अच्छा, अब ये जो फैटी लीवर है, ये जो डिज़ीज़ होती है ना, इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि उन्होंने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और ये जो फैटी लीवर है ये क्या है, इसका बुरा इम्पैक्ट क्या होता है। और ये जो फूड है, यानी आपका जो फूड, आपकी जो फूड इनटेक है, जो पूरा दिन आप ले रहे होते हैं, जो आप अपनी चीज़ें डाइट में शामिल कर रहे होते हैं, कौन सी डाइट ऐसी है जो कि हेल्पफुल है आपके मैदे के लिए, कौन सी डाइट ऐसी है जिससे आपको नुकसानात हैं, जिससे आपके मैदे के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ बन रहा है, फैटी लीवर की डिजीज़ में आप मुब्तला हो रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हैदर अब्बासी मौजूद हैं, जो कि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट है। शो में उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो लोगों को ये बताइए फैटी लीवर क्या है और कौन सी ऐसी डाइट है जो कि बैड इम्पैक्ट डालती है आपके मैदे के ऊपर, और कौन सी ऐसी फूड है जी देखिए, जो कि हर साल 19 अप्रैल को जी जी हर साल 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है, और इसका मकसद ये होता है कि लोगों में आगाही पैदा की जाए। राइट। तो जहाँ हम हर वक्त लोगों को एजुकेट करते रहते हैं हेपेटाइटिस के बारे में, हाँ। कि हेपेटाइटिस बी और सी जो वो एक खामोश कातिल हैं और वो जिगर को नुकसान पहुंचाते हैं, जिगर डैमेज कर देते हैं। जी जी। वहीं पे जो फैटी लिवर है, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा। और मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड वाइड ये बहुत ज्यादा इसकी प्रेवलेंस है, और एवरी 1 in 3 एडल्ट हैज फैटी लिवर। तो बेसिकली ये होता है कि आपका जो जिगर है उस पे चर्बी ज्यादा हो जाती है, आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं। ये चर्बी जब जिगर के अंदर जमना शुरू होती है, तो पहले जो जिगर के सेल होते हैं वो थोड़े उनमें सोजिश होती है, फिर वो मजीद जब चर्बी जमती है तो वो सिकुड़ना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से जिगर सिकुड़ता है, जिसको फाइब्रोसिस या फिर सिरोसिस कहा जाता है। जब जिगर सिकुड़ जाता है, हाँ। तो फिर ये मेडिसिन से रिवर्स नहीं हो सकता, फिर आपको अमूमन ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है, और हत्ता कि ये कैंसर की भी शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो जैसा कि लोगों को पता है कि हेपेटाइटिस जो है वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है,
तो ये फैटी लिवर भी उतना ही नुकसानदेह है और हमें इसकी प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है। इसका अच्छा खासा ताल्लुक हमारी डाइट से, हमारे लाइफस्टाइल से, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, इन चीजों से। इसका जेनेटिक्स भी डेफिनेटली इसमें है, लेकिन ये सारी चीजें जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो फैटी लिवर की इतनी ज्यादा प्रेवलेंस है, उसमें मेरा मकसद ये नहीं है कि हम पैनिक क्रिएट करें लोगों में, लेकिन उनको आगाही देना मकसद है कि जिसका भी फैटी लिवर हो, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या आप कुछ लिवर टेस्ट किए जाते हैं, तो जिसमें पता चल जाता है कि जी आपको फैटी लिवर है, तो ये भी एक किस्म का साइलेंट बैठा होता है। इसकी कोई अलामत नहीं होती, जैसे कि हेपेटाइटिस की भी कोई शुरू में अलामत नहीं होती, इसी तरह फैटी लिवर की भी कोई अलामत नहीं होती जिनकी वजह से आप कहें कि मुझे फैटी लिवर हो गया। तो जब आपका फैटी लिवर डेवलप होगा और तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अगर आप अपनी डाइट ठीक कर लेते हैं, आप जंक फूड और ज्यादा मीठा, चिकनाई, इन चीजों से अवॉइड करते हैं, आप अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रखते, अपने आप को एक्टिव रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपना वेट लॉस जो है वो करते हैं और अपना वेट मेंटेन करते हैं, हेल्दी वेट आप रखेंगे तो आप फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं। आपका जितना भी वेट है, दवाइयां तो चलने एक अलग बात है, आप तो बहुत सी अद्वियात भी आ चुकी है। पहले फैटी लिवर के लिए हमारे पास अद्वियात नहीं थी, लेकिन अब जो फैटी लिवर में कुछ स्टेजेस होते हैं, जो आगे के स्टेजेस हैं जिसमें फाइब्रोसिस शुरू हो जाता है, उसके लिए हमारे पास बड़ी इफेक्टिव अद्वियात भी मौजूद हैं और वो बड़ी इफेक्टिव है। लेकिन उसके अलावा ये तो बात की बात है, हम जो हमारे हाथ में है, जो पेशेंट के हाथ में, वो ये कि आप उसकी नौबत ही ना आने दें, आप फैटी लिवर की वजह से फाइब्रोसिस ना होने दें, आप पहले से ही अपना वेट कम कर लें। अगर आप अपना तकरीबन 10% वेट कम कर लेते हैं, अगर किसी का फैटी लिवर है और वो अपना वेट चेक करता है और वो तकरीबन 10% अपना वेट कम करता है, जैसे किसी का वेट अगर 80 किलो है और वो 8 किलो कम करता है, तो उसका फैटी लिवर रिपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, चले इस पर मजीद बात करते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। तो बात हो रही है फैटी लीवर से रिलेटेड और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हैदर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनको दोबारा से कनेक्ट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जिस तरह से बता रहे थे कि फैटी लीवर जो है वो कंट्रोल हो सकता है, अगर किसी का 80 kg वेट है वो कम कर ले तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। पहले ये बताइए वो कौन से फूड हैं जो कि आप लोगों को, मतलब यानी कि आम आवाम को जो है वो फैटी लीवर की तरफ ले जाते हैं, कौन से फूड से अवॉइड करना चाहिए और कौन से फूड जो हैं वो हेल्पफुल हैं कि वो लोगों के लिए मददगार साबित होते हैं इस डिजीज़ को कम करने में, और आम रूटीन कैसी होनी चाहिए? देखिए, इस तरह कोई बहुत स्पेसिफिक फूड तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बेसिकली आपने अपना वेट लॉस करना है, इसमें आपने अपना पोर्शन कंट्रोल करना है। आप जो भी खा रहे हैं उसको कम करना आते हैं, पर्पस हमारा ये है कि हमें वेट कम करना है। सही। फिर जो आपकी जितनी भी ये जंक फूड होते हैं, जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, जितना ये मीठा है, ये सारी चीजें आपको बंद करनी होंगी। फिर इसमें जो कॉफी है, ब्लैक कॉफी का, इस पे काफी स्टडीज हो चुकी है, ब्लैक कॉफी का अच्छा खासा रोल है। अगर आप ब्लैक कॉफी फैटी लिवर रिवर्स करना काफी हेल्प करता है। लेकिन है कि डाइट आपने जंक फूड और मीठे और इन सारी चीजों से बचना है। साथ में जो आपका जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में कम करने हैं, आपने ऐसी फूड लेने हैं कि आपका ज्यादा वेट, आपका फिलिंग इफेक्ट रहे लेकिन आपका वेट ना बढ़े। सही, तो वेट ना बढ़े। अच्छा ये बताएं कि ओवरऑल आपने कहा कि रूटीन अगर मैनेज हो जाए तो इससे बचा जा सकता है। अब क्योंकि आज दुनिया भर में इस हवाले से अवेयरनेस का दिन मनाया जा रहा है और हम लोगों को नॉट ओनली फैटी लीवर, मैदे से रिलेटेड और भी जो इश्यूज़ होते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि आपके स्टमक को जो है भारीपन फील कराती हैं, या लोग हेपेटाइटिस की तरफ चले जाते हैं, फैटी लीवर की तरफ चले जाते हैं, उन्हें और ज़्यादा जो है वो डिजीज़ होती है, उनके GI में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस बारे में थोड़ा सा एलिब्रेट कीजिए कि लोग अपने आप को कैसे सेहतमंद रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं। जी अच्छा, पहले तो मैं लिवर की बात करूंगा कि लिवर में जहाँ एक चीज फैटी लिवर है, इसके अलावा हेपेटाइटिस हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, बिलखसूस जिसको काला यरकान कहा जाता है, हेपेटाइटिस बी और सी। तो आपने इससे भी बचना है। मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि साल में एक दफा अपना स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर करवा दें, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि आप पता कर सकें कि आपको हेपेटाइटिस है या नहीं है। क्योंकि हेपेटाइटिस जो है ये खामोश कातिल है, इसकी कोई अलामत नहीं होती और आपको तब अलामत सामने आती है जब जिगर आपका सुकड़ चुका होता है। तो साल में एक दफा अपनी टेस्टिंग करवाएं, सब लोग एक दफा हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करवा लें। अगर किसी को खुदा ना खास्ता हेपेटाइटिस बी या सी आता है तो फौरन अपने मॉलिज से रब्ता करके अपना इलाज करवा लें। अभी बड़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और आप वक्त से अगर इसको ट्रीट करेंगे तो आप अपने लिवर को बचा सकते हैं। नंबर 2, अगर आपको हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करवा
हैं और आपको हेपेटाइटिस नेगेटिव आता है, यानी आपको नहीं है, तो आप हेपेटाइटिस बी की हिफाजती वैक्सीन मौजूद है, वो जरूर लगवा लें। क्योंकि अगर आप हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवा लेंगे तो आइंदा आप इससे बच सकेंगे। हेपेटाइटिस सी की फिलहाल हमारे पास वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस बी की इफेक्टिव वैक्सीन मौजूद है। तीसरा ये कि कुछ लोग जो है वो कुछ मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं या इवन अल्कोहल यूज करते हैं, तो जब देखें, जब आपको फैटी लिवर भी होगा, ऊपर से आपको खुदा ना खास्ता हेपेटाइटिस भी हो जाता है, हाँ। या आप अल्कोहल भी यूज करते हैं या कोई ऐसी मेडिसिन यूज करती है, तो ये सारे दुश्मन मिलके लिवर को डैमेज करेंगे। पहले लिवर का एक दुश्मन था, अब लिवर 3-4 दुश्मन है जो मिलके अटैक करेंगे, तो आपको जिगर और भी ज्यादा डैमेज हो जाएगा। इसलिए लोगों को जो फैटी लिवर की हद तक तो मैंने बता दिया कि डाइट, एक्सरसाइज और वेट मेंटेन करें। हाँ। हेपेटाइटिस से बचने का ये तरीका है कि पहले तो टेस्टिंग और वैक्सीनेशन कर लें, लेकिन जिन लोगों को नहीं है वो बच के सकते हैं, लेकिन ये फैलता है ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम से। सही। तो हमारे यहाँ अक्सर जब होते हैं ना, वो डेंटिस्ट का जब सिलेक्शन करते हैं तो वो ऐसी जगह पे जाते हैं, कोई सड़क किनारे उनको मिल जाए कि वो सस्ता सा दांत का काम करवा ले, या कोई सर्जरी वगैरह करवा रहे होते तो उसको भी ये कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो थोड़े से वो पैसे बचा रहे हैं उसमें कहीं वो हेपेटाइटिस से नहीं खरीद रहे। तो हमेशा जब भी आप अपना प्रोसीजर कराएं, कुछ सर्जरी कराएं, खातन पार्लर्स में जाती हैं, मदरजात हुजाम के पास जाते हैं, तो मेक श्योर करें कि नया ब्लेड इस्तेमाल हो। कहीं से आप कोई प्रोसीजर करें तो मेक श्योर करें कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज्ड हो, हर दफा नई ड्रिप, नई सिरिंज यूज हो। फिर इसी तरह आजकल बहुत से कॉस्मेटिक प्रोसीजर होते हैं, तो इनमें भी आपको बहुत ज्यादा ख्याल करने की जरूरत है। किसी को इंतकाल खून की जरूरत पड़ती है, तो मेक श्योर करें कि जो ब्लड आप जहां से ले रहे हैं वो प्रॉपरली स्क्रीन्ड है, क्योंकि यही चीजें जिनसे हेपेटाइटिस फैलता है। और एक दफा जब हेपेटाइटिस आपने कैच कर लिया तो फिर आप इसको फैलाने का नजरिया बनते हैं। सिर्फ आपकी हेल्थ ही डैमेज होती है, आप और बहुत से लोगों को भी, पूरी अपनी फैमिली को रिस्क पे डाल देते हैं। सही, और भी लोग बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात की जिस तरह से अपने ख़वातीन को एजुकेट किया कि अगर वो पार्लर जाते तो इन तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखें, जो प्रोसीजर्स करा रही होती हैं वो इन तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखें। इनफैक्ट डेंटिस्ट के जाने वाले लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि हमारे यहाँ यूजुअली ये होता है कि डेंटिस्ट हज़रात बहुत महंगे होते हैं, तो वो कहते हैं जी ठीक है, किसी लो कॉस्ट वाले के पास चले जाते हैं। अब वहाँ पर किस तरह से वो लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, स्पेशली जो बच्चे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं इन तमाम तर चीज़ों को? उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? पेरेंट्स को बच्चों से रिलेटेड इस मामले में क्या एहतियात बरतनी चाहिए? अच्छा, एक अच्छी बात यह है कि जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है वो आजकल का जो EPI स्केड्यूल है उसमें शामिल कर दी गई है, तो बच्चों को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अब लग रही है। लेकिन जिन बच्चों को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं लगी हुई, उनके पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ही उनका स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं। और अगर उनको हेपेटाइटिस बी अभी तक नहीं हुआ, नेगेटिव है, तो वो फौरन उसकी वैक्सीन करवा लें, ताकि लाइफ लॉन्ग उनको हेपेटाइटिस बी से तो बचाएं। बाकी हेपेटाइटिस सी की हद तक और यही सारी अलामात जो एडल्ट्स के लिए, क्योंकि ये ब्लड से फैलता है। लेकिन बच्चों के लिए जो एक ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी एडवाइस होगी वो ये होगी कि एक होता है पीला यरकान, हेपेटाइटिस बी और सी को तो काला यरकान कहा जाता है, एक होता है पीले जुबान में जिसे पीलिया भी कहते हैं, हेपेटाइटिस ए या ई का पानी और आलूदा खुराक से फैलता है। तो आप बाहर से ये जो सड़क किनारे मशरूबात मिल रहे होते हैं या स्कूल में जिस तरह की चीजें मिल रही होती हैं, तो पूरी कोशिश करें कि बाहर की चीजें ना खाएं। जो भी चीज आप खाएं वो मेक श्योर करें कि वो साफ हो, क्योंकि अगर कहीं से आप कोई जूस लेते हैं, कोई ऐसी चीज जिसमें गंदा पानी डाला हुआ है, तो आपको हेपेटाइटिस ए या ई हो सकता है। वो पीला या पानी होता है, वो अमूमन ठीक हो जाता है, लेकिन बाद में वो भी बिगड़ जाता है और आपका लिवर फेल हो जाता है और आपको आईसीयू भी जाना पड़ सकता है। इसी तरह पेरेंट्स को और स्कूल्स को भी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि फैटी लिवर के लिहाज से भी जंक फूड का जो इस्तेमाल है वो लंच में बहुत कम करवाया जाए। सही, चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हैदर अब्बासी इस वक्त मौजूद थे और बहुत मुफीद बातें उन्होंने की। और बच्चों के हवाले से ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आप उनकी केयर कैसे कर सकते हैं और बहुत एहतियात करें। उन्हें बताएं कि ये तमाम तर चीज़ें उन्होंने फॉलो करनी है और SOP के तौर पर फॉलो करनी है, क्योंकि आपने बचना है हेपेटाइटिस सी से, आपने बचना है इन तमाम तर चीज़ों से जो कि आपकी सेहत को डैमेज करती हैं, सेहत को ख़राब करती है। चलिए जी, यहाँ पर वक्त हुआ हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। हमारे यहाँ ड्रामों में तो बहुत अच्छा काम हो ही रहा है, लेकिन हमारे थिएटर में भी
बहुत अच्छा काम हो रहा है और थिएटर आर्टिस्ट जो हैं वो जिस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहे हैं, दैट्स अमेजिंग। मुल्क से बाहर से भी लोग आते हैं और ये थिएटर प्ले देखते हैं और इसमें जिस तरह से काम हो रहा है, जो एक्सप्रेशन है और जो सारी चीज़ें बताई जाती है वो माशरे के बहुत करीब हैं। वो आप अगर देखें ना तो आप अपनी सोशल लाइफ में, सराउंडिंग में वो आपको बहुत ज़्यादा क्लोज नज़र आती हैं। अच्छा, अब यही जो हम थिएटर परफॉर्मेंस है, अगर इसी थिएटर परफॉर्मेंस को मुल्क से बाहर या इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप उसका कंपैरिजन करना शुरू करें तो उसमें यूजुअली ये होता है कि आपको बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारे यहाँ जो थिएटर में काम हो रहा है वो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। फिर हमारी यही थिएटर आर्टिस्ट मुल्क से बाहर जाते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ उज़मा सबीन मौजूद हैं जो कि थिएटर डायरेक्टर, एजुकेटर भी हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबीन, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ऑल गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा जी सबीन, ये बताइए कि जो हमारे यहाँ काम हो रहा है थिएटर में, या आप लोग जो सिखा रहे होते हैं या आप लोग जिस तरीके से देख रहे हैं वो कैसा है काम, और वो कितना ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर सराहा जाता है? जी, अब तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। जैसे आपको पता ही है, आर्ट्स काउंसिल इसमें इतना ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, ख़ासतौर पर अहमद शाह साहब जो उसके हेड हैं। और अभी पिछले साल भी हमने बहुत कोई बड़ा फेस्टिवल हुआ था जिसमें 140 कंट्रीज ने हिस्सा लिया। पूरे ग्लोबल आर्टिस्ट हमारे पास मौजूद थे और ना कि उन्होंने अपना काम एग्जिबिट किया बल्कि वो भी हमारे काम का हिस्सा भी बने। बहुत सारी कोलैबोरेशंस भी हुई और वो रुक के हमारे भी प्रोडक्शंस देखें कि क्या क्या हो रहा है। तो ये होना चाहिए, इस तरह के वेंचर्स बार बार होने चाहिए ताकि सबीन जो है उनसे हमारा जो कनेक्शन है वो अभी बहाल करने की कोशिश करते हैं, उनको रिकनेक्ट करेंगे। सबीन हमें ज्वाइन किया दोबारा से। जी सबीन, कंटिन्यू कीजिए अपनी डिस्कशन। जी, मैं ये कह रही थी कि हमारे भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, बल्कि बहुत बाहर की। अब तो आपको पता है कि दुबई में बहुत सारी ऐसी जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं। हाँ। वो मतलब जो हमारे इंटरनेट पे बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे वो चीज़ें होती हैं। थिएटर भी बहुत सारा हो रहा है और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपनी प्रोडक्शंस पूरी बाहर लेकर जा रहे हैं और बहुत सारे कोलैबोरेशन में काम हो रहा है जिससे बहुत फायदा, क्योंकि दोनों तरह के जो मतलब बाहर के आर्टिस्ट भी और हम लोग भी बहुत कुछ एक दूसरे से सीखते हैं। अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अच्छा सबीन, ये बताएं कि अब जिस तरीके से आप लोग एक दूसरे से सीखते भी हैं और हमारे जो भी आर्टिस्ट हैं थिएटर करने के बाद फिर वो जाते हैं बाहर भी काम करते हैं, फिर सीखते भी हैं, फिर वापस आते हैं। थोड़ा सा अगर मैं ड्रामा से कंपैरिजन करूं तो फिर यही थिएटर आर्टिस्ट ना आपको हमारे ड्रामाज में भी नज़र आ रहे होते हैं, तो कितना ज़्यादा बेहतर काम करते हैं कंपैरेटिवली दोज दे आर वर्किंग ओनली ऑन ड्रामाज। और आप लोग क्योंकि सीखे हुए होते हैं, आपको एक एक एक्सप्रेशन का पता होता है, तो आपके लिए कितनी ज़्यादा आसानी हो जाती है ड्रामाज में काम करना? जी, ये तो बहुत हमें एक प्लस पॉइंट है। हाँ। जो लोग भी सीख करते हैं, क्योंकि उनको देखें ज़्यादा आपको बार बार टेक्स नहीं करनी पड़ती उनके साथ, और उनको रिहर्सल्स का आपको बार बार नहीं कहना पड़ता, क्योंकि हमारे थिएटर में एक है ट्रेडिशन कि हम अपनी लाइंस याद करके जाते हैं। तो जब टीचर भी जाते हैं तो उनको ये बार बार लाइंस बताने की जरूरत नहीं पड़ती, एक्सप्रेशंस की जरूरत नहीं पड़ती। वो आपको 1 से 2, 3, 4 ऑप्शंस दे देते हैं कि अच्छा मैं इस चीज को इस तरह भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो मुझे लगता है कि डायरेक्टर्स उससे बहुत उनको उनके काम पे कुछ कम लोड हो जाता है। और आप देखिए कि अभी टीवी में भी बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, खासतौर पर जो सपोर्टिंग रोल्स में। अगर वो मेन नहीं भी है तो वो सपोर्टिंग रोल में है, ताकि एक तो उनका अच्छा काम हो जाए और जल्दी हो जाता है इस तरह। तो आप देखिए कि उनको फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प आउट होती है कि बार बार टेक लेने से ज्यादा अच्छा है कि आप वन टेक आर्टिस्ट ले रहे हैं। तो ये तो प्रैक्टिस से ही चीज आती है और वो इतना सीखे हुए होते हैं, इतने कंफर्टेबली काम करते हैं, तो काम जल्दी भी होता है और अच्छा होता है। अच्छा, ये बताइए कि जो थिएटर ज्वाइन करना चाहते हैं, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी ऐसे लड़के लड़कियां हैं जिनको बड़ा शौक है एक्टिंग का, वो यहाँ कहाँ से स्टार्ट करें? कितने साल का जो है ये आपका प्रोसेस है सारा एक्टिंग का, थिएटर का? कितने प्लेज होते हैं, क्या टाइमिंग्स रहते हैं, लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल है या नहीं है, ये ज़रूर बताइएगा। क्योंकि यूजुअली ये भी होता है ना कि लोग वैसे ऑडिशन देते हैं, ड्रामाज में सिलेक्शन हो जाती है और फिर वो काम करना शुरू कर देते हैं, दैट्स ऑल्सो गुड। बट थिएटर सीख के ड्रामाज में जाना या किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाना कितना ज़्यादा प्लस पॉइंट है, और अगर कोई सीखना चाहता है तो वो कहाँ से स्टार्ट करे, कैसे ज्वाइन करे आप लोगों को?
बिल्कुल। देखिए, हमारा आर्ट्स काउंसिल में 2 तरह के कोर्सेज़ हैं। हाँ। एक 3 महीने का शॉर्ट कोर्स भी है हाँ। और एक और 3 महीने का जो शॉर्ट कोर्स है ना, वो ज़्यादा ऐसे ही लोगों के लिए है कि जो कम टाइम में सीखना चाह रहे हैं कि उनको जल्दी से कुछ ऐसा पता चल जाए कि अच्छा उनको इस ऑडिशंस कैसे देने हैं। हाँ। तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है उनके लिए कि आपको एक बेसिक पता चल जाए, वरना तो बिल्कुल ही नो हाउ नहीं होगा और आप ऐसे ही चले जाएँगे तो आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए बहुत हमने इजी बनाया हुआ है कि 3 महीने का आप बोल लीजिए, और वो शाम में ही होते हैं जो आप अपनी जॉब के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, और जो वो स्टूडेंट्स जो मतलब इंटर करके आ रहे हैं उनके लिए एक लॉन्ग कोर्स है जो 3 साल का है। वो भी बहुत जबरदस्त रहता है। मैं तो कहती हूँ कि 3 साल वाले में आए तो आप ज्यादा अच्छा सीख सकते हैं। और फिर प्लस पॉइंट ये होता है आर्ट्स काउंसिल से जुड़ने के बाद कि आपको बहुत सारी जगहों पर ऑडिशंस की हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं, या बहुत सारे डायरेक्टर्स जो हैं वो आर्ट्स काउंसिल आके ऑडिशंस कर रहे होते हैं। तो वो एक तरह से इन हाउस आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप पढ़ भी रहे हैं और साथ में किसी भी फिल्म, बल्कि अभी जो ये नबील और फिजा की फिल्म ज़ॉम्बीड आ रही है, उसमें हमारे आर्ट्स काउंसिल के स्टूडेंट्स जो हैं वो कास्ट हो गए क्योंकि वो वहीं हुए थे ऑडिशन, और वहीं पर बहुत सारे सीन्स भी उनके रिकॉर्ड हुए। तो उनको कितनी आसानी हुई कि वो एक बड़ी फिल्म का हिस्सा बन गए अपने कैरियर के शुरू में ही। तो इस तरह आपको जो है ना अपना पोर्टफोलियो भी बढ़ाने का बहुत टाइम मिलता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी, मैंने अभी आपको कहा, इंटरनेशनल फेस्टिवल हो रहा है, हर साल होता है, तो उसमें भी जो आर्टिस्ट आते हैं उनके साथ हम अपने जो ऑन कैंपस स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको हम लगाते हैं कि भाई वो या तो वो प्रोडक्शन देख रहे होते हैं, उनके साथ किसी टेक्निकल चीज में होते हैं, या वो उनको जब कोलैबोरेशन के लिए आर्टिस्ट चाहिए होते हैं तो भी हम यही अपने स्टूडेंट्स उनको प्रेफर करते हैं कि जी आप इनके साथ काम करें ताकि ये भी सीखें और उनको भी हेल्प हो जाती है, क्योंकि इतने बड़े बड़े ग्रुप्स को लाना जरा मुश्किल होता है। तो डायरेक्टर और उनके जो मेन लीड्स हैं वो आए होते हैं, तो फिर हम अपने स्टूडेंट्स उनको देते हैं कि आप अच्छा इनके साथ कोलैबोरेट करें। तो वो कुछ अर्से यहाँ पे रिहर्सल भी करते हैं। और सेकंड ये है कि जैसे मेरा जो एक थिएटर ग्रुप है रंगमंच, मैं भी बहुत नए आने वालों को बहुत चांस देती हूँ। तो हमारे तो थ्रू आउट सारा साल ही कुछ ना कुछ हो रहा होता है। अभी भी जैसे 3 बल्कि 4 प्लेस, जर्मन प्लेस को ट्रांसलेट करके उन पे काम कर रहे हैं। और वो आप देखेंगे अभी नियर फ्यूचर में वो हम उसको परफॉर्म करेंगे। वो हो जाता है। और उसके बाद फिर मैं हर साल एक सितंबर में बच्चों के लिए खेल करती हूँ। वो हर साल होता है, वो सारे स्कूल्स देखने आते हैं उसको। तो वो हमारे बहुत कोई 30+ परफॉर्मेंसेस होती हैं, डेली के हिसाब से 2-2 परफॉर्मेंसेस होती हैं। तो उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उसमें इंगेज होते हैं हमारे साथ। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह मैंने आपसे पूछा था ना अभी कि जो चाहते हैं लड़के लड़कियाँ ख़वातीन, वो लोग जिनको बड़ा शौक है एक्टिंग का, वो किस तरह से आप लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं? आपने आर्ट्स काउंसिल का बताया, ये बताएं कि मतलब प्रॉपर कितना अरसे का ये जो है वो प्रोसेस होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और किस तरह से फिर इसमें डिग्री मिलती है, आगे काम मिलना शुरू हो जाता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे थिएटर आर्टिस्ट होते हैं जो कि साथ साथ थिएटर भी कर रहे होते हैं और ड्रामास भी कर रहे होते हैं, उनको बहुत जल्दी जो है वो ड्रामास की ऑफ़र आ जाती है। तो कितना अच्छा रहता है ये कि अगर आप पहले थिएटर सीख लें, प्रॉपर एजुकेशन हासिल कर लें एक्टिंग की, और फिर उसके बाद आप जाके जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया ज्वाइन करते हैं, कितना बेनिफिशियल रहता है ये बताइए, और क्या क्या कुछ होता है ये ज़रूर बताइएगा। जी, यही मैं आपको कह रही हूँ कि हमारे पास 2 तरह के कोर्सेज हैं, 3 महीने के हैं और 3 साल के हैं। तो जो 3 साल वाला है वो भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें तो आप कंप्लीट नॉलेज लेते हैं थिएटर की। उसमें आपको एक्टिंग के अलावा डायरेक्शन भी मिलती है। आप देखें अभी बहुत सारे जो थिएटर डायरेक्शन पढ़े हुए लोग थे वो टीवी डायरेक्शन कर रहे हैं। तो उसमें हम उनको एक कंप्लीट नॉलेज देते हैं थिएटर के हिसाब से भी, और थोड़ा सा हम उनको, जैसे मैं कोई लाइटिंग डिजाइन हूँ, तो अभी जो मैंने कोर्स करवाया उसमें मैंने छोटी छोटी रील्स भी बनवाई स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनको थोड़ा सा टीवी का भी नो हाउ हो। और बहुत जब ये लोग अपनी डायरेक्शन करते हैं तो उनको बहुत कुछ उसमें पता चलता है। तो आप देखिए हम क्या क्या चीजें कवर करते हैं उसमें। कंप्लीट हम टेक्निकल साइड ऑफ थिएटर कवर करते हैं, जिसमें वो थिएटर की एक बेस्ट प्रोडक्शन भी बना सकते हैं और वो टीवी में भी जा सकते हैं। ठीक है। और फिर हम उनको कंप्लीट नॉलेज देते हैं एक्टिंग की, हर हिसाब से। मतलब वो मोनोलॉग भी परफॉर्म कर सकते हैं, वो डायलॉग्स भी कर सकते हैं, और बहुत सारे तो आपको पता है कि स्क्रिप्ट राइटिंग के भी स्टूडेंट्स होते हैं।
तो उनको और भी आसान हो जाता है, क्यों जब वो उनको कहते हैं भाई थोड़ा सा इम्प्रूव करके ये सीन आप पूरा बना दें, हाँ। तो उनको ये भी पता होता है कि अच्छा हमने अपने कैरेक्टर में रहते हुए कैसे डायलॉग्स ऐड करने। तो ये बहुत आसान है कि अगर आप टीवी में काम कर रहे हैं और आप उसके साथ हमारा शॉर्ट कोर्स ज्वाइन कर लें जो 3 महीने का है, तो उसमें आप साथ साथ पढ़ भी रहे होंगे, साथ साथ अपनी शूट भी कर सकते हैं। सही, ये बहुत अच्छी और बात अगर आपके पास टाइम, हाँ जी 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 उस्मा, और अगर आपके पास टाइम है तो आप कोर्स जो है वो हमारा ज्वाइन कीजिए। सही, ये बहुत अच्छी बात की है उस्मा ने। थिएटर इन पाकिस्तान बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारे जो थिएटर आर्टिस्ट हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आप आर्ट्स काउंसिल ज्वाइन करें। ये आपकी एक्टिंग को रिफ़ाइन करता है और थिएटर से आपको ना सोचने और समझने का मौका मिलता है कि आप वो एक्सप्रेशंस फील कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा आपके अंदर जो एक झिझक होती है ना वो निकल जाती है। मतलब बहुत सारे ऑडियंस बैठे होते हैं, पहले से आपकी प्रैक्टिस हो रही होती है और वो सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं कि अगर उसमें आपका कोई डायलॉग या आपका कोई ऐसा सीन मिस हो जाता है जहाँ पर आप कुछ कहना था और वो आप मिस कर जाते हैं, तो वहाँ आपकी अपनी जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है। फिर जब आप अपने पास से अल्फाज बोल के उस सीन को मैनेज करके आगे बढ़ते हैं तो वो जो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है। तो थिएटर सिर्फ आपकी एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करता, थिएटर आपकी पर्सनैलिटी के बहुत सारे शेड्स को भी ओपन करता है। थिएटर करने से आपको पता चलता है कि जो एक्सपोजर, जो जिस चीज़ पर आप ड्रामा बना रहे हैं, जिस चीज़ पर आप बात कर रहे हैं, जो आपका मौजू है, उस मौजू को आपने कैसे प्रेजेंट करना है। आप फिर उसके बारे में जो आपके स्क्रिप्ट होते हैं उनको अच्छे से पढ़ते हैं, लोगों के फीलिंग्स के बारे में जानते हैं। तो ये बेहतरीन तरीका है अपनी एक्टिंग को रिफ़ाइन करने के लिए। और जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो जिस तरीके से भी उस्मा ने बताया कि वो 3 महीने का शॉर्ट कोर्स भी कर सकते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी साथ साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़रूर लाइफ में एक दफ़ा अगर आप एक्टिंग का शौक़ रखते हैं तो थिएटर का रुख कीजिए, वहाँ पर सीखिए, देखिए, एक्सपोजर और एक्सपीरियंस हासिल कीजिए। चलिए जी, यहाँ वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर उस्मा से कंटिन्यू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि मज़ीद क्या क्या चीज़ें होती हैं और कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, और हमारे जो ड्रामा एक्टर्स हैं उसमें कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि थिएटर से आए। स्टे विद। वेलकम बैक। जिस तरह मैं बात करी थी थिएटर की, उस्मा हमारे साथ मौजूद हैं और उस्मा से पूछते हैं, उस्मा उन स्टार्स के बारे में बताइए जिन्होंने थिएटर में काम किया और फिर जाके मेन स्ट्रीम मीडिया में जो है वो नाम बनाया और अब तक काम कर रहे हैं, और उनकी एक्टिंग जो है उसके बारे में जाहिर सी बात है मैं तो कुछ लोगों को जानती हूँ, मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी, लेकिन आपसे पूछना चाहूँगी कि थिएटर से जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आए वो कौन से स्टार्स हैं और उनकी एक्टिंग में और बाकियों की जो एक्टिंग है उसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? देखिए बहुत सारे, अब तो मैं कितने नाम लूं। हाँ। अदनान जाफर है, साकिब समीर है, उरूसा सिद्दीकी थी, रबाब हाशिम है, ये सब और भी बहुत सारे नाम है जो अभी शायद मैं भूल रही हूँ। नजर है जो आजकल बहुत चीजों में कर रहे हैं, मीसम नकवी है जो बहुत टीवी के अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं, साकिब खान है जो डायरेक्शन में उनका नाम है एक। Right. तो इस तरह के बहुत लोग हैं। सना अस्करी हैं नापा से। तो इस तरह के आपको बहुत नाम मिलेंगे। अभी तो मुझे ये तो जल्दी में बस याद आ रहा है। हाँ। तो लेकिन देखिए कि इन्होंने कितनी जल्दी आए हैं ये लोग और इतनी जल्दी अपना नाम एक बना पाए हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि देखो पीछे 3 साल की इनकी मेहनत थी, इनकी पढ़ाई थी, जो इन्होंने पूरा कोर्स किया, तो वो फर्क तो है। देखिए इससे जब आप थिएटर, आपने बिल्कुल सही अभी पहले कहा कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आपको कैमरा फेस करना आ जाता है, फिर आपको लैंग्वेज पे बहुत अच्छा उबूर हासिल होता है, जो आप अच्छी डिक्शन कहने लगते हैं, अपनी स्क्रिप्ट की होती है। बहुत सारे मैंने आर्टिस्ट सुना है कि वो स्क्रिप्ट में भी बता देते हैं कि भाई मेरा ऐसे नहीं, ऐसे कर दूंगी, डायलॉग में इस तरह कर दूंगी। सही। तो ये भी बहुत बेनिफिशियल है इसकी। बल्कि अभी मैं आपको बताऊं, फायजा हसन जो है बहुत अच्छी मशहूर आर्टिस्ट हैं, उनकी बेटी ने भी मेरे पास शॉर्ट कोर्स किया। तो वो कहने लगी कि यार उससे इतना उसको फायदा हुआ है कि अब वो देखिए अब वो भी आना शुरू हो गई, उनका भी अभी डेब्यू प्ले था। तो बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो अपने बच्चों को इस तरफ लेकर आ रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से तो बहुत खुश आई। बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको फील करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप किसी का एहसास करते हैं तो जाहिर सी बात है आप उस किरदार में ढलते हैं। अब आपको नहीं मालूम है कि कौन सा किरदार कैसे एक्ट करता है, मतलब आपको नहीं मालूम है कि किसी टीचर की क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके घर में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसको रास्ते में क्या चीज़ें फेस करना पड़ती हैं, तो फिर आप उन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं।
फिर आप वो चीज़ें ज्यूम करते हैं और ये सारी चीज़ें ना आपको थिएटर में बहुत आसानी से मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर एक आपका गैदरिंग सेशन होता है, फिर मीटिंग होती है, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, टीचर होते हैं जो वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके देते हैं कि जी ये चीज़ें आपने ऐसे प्रेजेंट करनी है। तो दैट्स कमेंडेबल, दैट्स रियली ग्रेट कि लोग थिएटर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जो इंटरनेशनली थिएटर में काम होता है और जो हमारे यहाँ आप लोग काम कर रहे हैं, इसमें कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या एप्रिसिएशन है जो आपको, जब कोई बाहर से, ओवरसीज़ से, कोई बाहर मुल्क से आता है तो आपको अप्रिशिएट करते हैं कि जी ये काम सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान के थिएटर आर्टिस्ट जो हैं इस चीज़ में सबसे बेस्ट है। जी जी ये तो आपने सही कहा कि यहाँ पे जो है, मुझे लगता है कि हमारे जो आर्टिस्ट है ना वो एक वक्त में बहुत सारे काम करने वाले हैं। वहाँ तो ये है कि वो सुबह से शाम में अगर एक फील्ड में होंगे ना तो वो एक ही में करेंगे। जैसे मैंने अपने 2 कोर्सेज किए बाहर से, लाइटिंग डिजाइन और फिर मैं डायरेक्शन में मास्टर क्लासेस ली। तो वहाँ मैंने ये देखा कि जो एक फील्ड में है ना वो वहीं रहता है, लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कि इतनी मतलब अर्निंग वाली फील्ड नहीं है, तो हमारे आर्टिस्ट को आपको पता है कि वो मल्टीटास्कर्स हैं। तो वो कहते हैं कि हम ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, उनको एक से ज्यादा चीजें भी आती हैं। तो वो बड़े हैरान होते हैं यार अच्छा तुम थिएटर में, अब मुझे ही वो कहते थे कि तुम डायरेक्शन भी करती हो, लाइटिंग भी कर लेती हो, स्क्रिप्ट भी लिख लेती हो। तो मैंने कहा भाई ये तो हमें तो मजा आता है और करना भी पड़ता है एक तरह से कि चलो अच्छा एक से चीजें आप करें। तो वो बड़े हैरान होते हैं कि ये हमारे यहाँ तो इस तरह नहीं होता। हमारे यहाँ तो बहुत ही बस एक स्पेसिफिक फील्ड में अगर आप हैं आप चेंज भी नहीं ज्यादा कर सकते। हाँ असल में ये उस्मा, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारे एक्टर्स जो हैं वो मल्टीटास्किंग है। मतलब हमारे एक्टर को पता है कि उसकी लाइट कैसी है, हमारे यहाँ काम करने वालों को पता है कि जी इसकी फील क्या आएगी, हमारे यहाँ काम करने वालों को पता है अच्छा ये डायलॉग ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। मतलब अपने तौर पर माशाल्लाह से दे आर सो मच टैलेंटेड कि आप हर एक्टर को देखेंगे अपनी पर्सनालिटी के बारे में बात करते हुए, अपने बारे में बात करते हुए, उस स्क्रीन प्ले के बारे में बात करते हुए। तो ये बड़ी एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ तो अभी देखिए जैसे मैं भी डायरेक्शन के साथ साथ अब क्योंकि किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक हो जाता है आपको, आप ये प्ले पढ़ रहे हैं फिर फला पढ़ रहे हैं, फिर उसकी रेफरेंस की बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं एज डायरेक्टर। तो क्योंकि आपको पूरा ओवरऑल सब किरदारों का सोचना है ना, किसी एक किरदार के नहीं सोचना। तो एक्टर तो बच जाता है कि वो सिर्फ अपने किरदार के बारे में सोचना है, बिल्कुल। डायरेक्टर को तो सबके बारे में सोचना है। तो अब वो करते करते मैंने कुछ खुद भी स्क्रिप्ट्स भी लिखी, फिर अब इस दफा मैं कुछ किताबों के ट्रांसलेशंस में लग गई हूँ। तो वो भी 2 की बुक्स है, जो एक तो मेरी अभी लॉन्च हो रही है 25 अप्रैल को। तो अच्छा आपके प्लेटफॉर्म से मैं सबको इनवाइट करूं कि जरूर आए, गोल्डन इंस्टीट्यूट में उसकी लॉन्चिंग है। तो वो बुक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो सुल्ताना साहब एक औरत के ख्वाब पर है। और उसमें भी देखते बहुत सारे किरदार आपको मिलते हैं किताब में भी। और एक कुछ मैं जरा बड़ी टास्क है, वो एक कुछ बड़ा नॉवेल है जिसकी ट्रांसलेशन में मसरूफ हूँ। अच्छा। तो इस तरह की भी चीजें हमें मिल जाती हैं। तो आप देखें मल्टीटास्किंग तो करनी पड़ती है ये। हाँ मल्टीटास्किंग तो आपको होना पड़ता है ना। आप अगर किसी एक फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप उसी फील्ड में काम नहीं करते, आपको उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। अच्छा ये फिर एक्सपीरियंस भी है, ये चीज़ें खुद ही फिर बिल्ट हो जाती हैं और फिर ये वक्त के साथ साथ खुद ही आपके अंदर चलती रहती है और सारी चीज़ें होती रहती हैं। अब जिस तरह से आपने कहा कि नॉवेल भी आप पढ़ रही हैं, ट्रांसलेशन करने की भी जो है वो आप ट्राई कर रही हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो हो जाए, आप अपने कामों में सक्सेसफुल हो। ये बताइए कि थिएटर में सबसे ज़्यादा जब ऑडियंस बैठी होती है और जो प्ले आप लोग लिखते हैं या जो भी प्ले आप डायरेक्ट करते हैं उसकी प्रैक्टिस होती है, रिहर्सल होती है, उसके बाद जब वो आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं आवाम के सामने, लोगों के सामने, तो सबसे ज़्यादा कौन से मौज़ूआत हैं जिनको पसंद किया जाता है थिएटर में? देखिए ज्यादा तो कॉमेडीज को पसंद किया जाता है। तो दुनिया भर में है कि म्यूजिकल्स और कॉमेडीज, तो मेरा ताल्लुक भी ज्यादा कॉमेडी से ही है। क्योंकि मैं हर दफा सबको इतना वो होता है, क्योंकि आप देखें ज्यादातर कॉमेडीज बनते भी नहीं है उस तरह से, बहुत कम लोग इसमें करते हैं, मतलब मुश्किल जॉनर। तो लेकिन मेरा हमेशा से शौक रहा है कि मैं कॉमेडीज ही पेश करूं। तो अब तो लोगों को इंतजार रहता है कि अब आपका नया खेल कौन सा आ रहा है, तो नया हम क्या मजेदार देखेंगे। तो और आपको पता है कि जिंदगी की इतनी मुश्किलात भी हैं, तो लोग जरा उन सबको भूलना चाहते हैं, उनसे निकल के जरा एक अच्छा टाइम गुजारना चाहते हैं। तो इसलिए कॉमेडीज मैं ज्यादा प्रेफर भी करती हूँ और लोगों को भी अच्छी लगती हैं। तो अभी नेक्स्ट प्ले आपका कौन सा आ रहा है? कॉमिक?
नेक्स्ट पे हमारा फेस्टिवल में हो रहा है बिल्कुल। वो अब देखें हम कौन सा करते हैं। 2-3 स्क्रिप्ट्स हमारे जहन में है। हाँ। फिर एक हम क्या कहते हैं, जो स्कूल है हक एकेडमी, उनके साथ भी मैं एक प्ले करती हूँ। अच्छा। वो भी इस दफा कह रहे हैं कि भाई कुछ और मजेदार खेल होना चाहिए, तो उनसे भी हमारी कुछ बात चल रही है। क्योंकि अभी आप देखें जरा छुट्टियां हो जाती है ना, तो बच्चे जरा से अपने घरों में ज्यादा रहते हैं और या घूम के चले जाते हैं। तो वो अभी हम देख रहे हैं कि वो क्या किया जाए उसका। तो बहुत सारी स्क्रिप्ट्स जो है वो अभी उन पे काम चल रहा है। तो वो आप बिल्कुल मतलब अगस्त से फिर वो सब प्लेस होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, थिएटर जो लोग यहाँ पे सीखते हैं, थिएटर पढ़ने वाले, थिएटर करने वालों का पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर क्या फ्यूचर है? पाकिस्तान से बाहर तो मुझे लगता है बहुत फ्यूचर है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक तो थिएटर है कम। आप देखें आर्ट्स काउंसिल ही के पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, 2 थिएटर बन गए। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये इतने बड़े शहर के लिए बहुत कम है। जो शहर के दूसरे जो हिस्से हैं उनमें भी थिएटर होने चाहिए। तो ये जितना थिएटर होगा उतना अच्छा है। क्योंकि देखिए थिएटर करने वाले, थिएटर को समझने वाले लोग हम अब बना रहे हैं। मतलब जैसे जैसे हमारे कोर्सेज हो रहे हैं, तो देखिए हर कोई तो नहीं जाके थिएटर में लग जाता। तो बहुत सारे लोग जो है वो अच्छा खेल देखने की समझ तो आ जाती है ना। तो अब हम वो अब एक तरह से ऑडियंस भी बिल्ड कर रहे हैं और हम आर्टिस्ट भी बना रहे हैं। तो वो अब उनके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा जगह तो हो ना उनके परफॉर्म करने की, उनकी एग्जीबिशन की। मतलब वो जो काम करते हैं वो कहाँ पे दिखाएं। तो बहुत जरूरी है कि हमारे पास थिएटर ज्यादा हो, इन्वेस्टर्स ज्यादा हो, ताकि वो जो निकल रहे हैं आर्टिस्ट वो अपना काम दिखा सकें कि अच्छा जी मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। क्योंकि ये काम सारा प्रैक्टिस का है। जितना वो दिखाएंगे, काम करेंगे, उतना ही ज्यादा होगा। सही। तो रिक्वायरमेंट्स जो हैं, हाँ बिल्कुल, आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग सीखने आते हैं थिएटर, वो क्या है? लाइक 9th 10th के आप लोग स्टूडेंट्स ले रहे होते हैं, या फिर आप किसी भी एज के बच्चों को जो है वो एक्टिंग सिखा रहे होते हैं थिएटर में? किसी भी एज से रिलेटेड बच्चा जा सकता है, एक सर्टन जो एज है जिसमें उसको समझ आ जाती है कि जी एक्टिंग क्या है। जी देखिए, वैसे जो हमारा कोर्स है उसमें तो हम इंटर के बाद लेते हैं, ताकि क्योंकि हमारे पास जरा मैच्योर स्क्रिप्ट्स होती हैं, तो हम उस तरह काम कर रहे होते हैं। तो जितना एक्सपोजर होगा आपका रियल लाइफ का, तभी आपको किरदार समझ सकें। ठीक है। और लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हमें ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाहिए। तो इस तरह मैं बहुत सारे स्कूल से लिंक हूँ। और बहुत सारे स्कूल छोटी लेवल पे, मतलब अपनी 1 2 या चले 5 6 से वो बच्चों को प्रॉपर प्लेस कराने लगे। तो जिससे बहुत फर्क पड़ता है कि जब तक वो इंटर तक पहुंचेंगे तो उनको बहुत सारी चीज पता चल जाएगी और वो आप काम कर सकते हैं। और फिर आप ये भी देख सकते हैं कि बच्चे का रुझान किस तरफ है, आप किस तरफ उसे डाल सकते हैं। तो कुछ बच्चे इसमें बहुत अच्छे होते हैं, तो फिर वो आगे जाके भी थिएटर या मतलब मीडिया ज्वाइन करते हैं। सही। अच्छा, तो यानी कि इंटर के जो स्टूडेंट्स हैं ऑफिशियली आप लोग उनको जो है वो रख रहे होते हैं, उनको सिखा रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो मैच्योर स्क्रिप्ट आपने का होता है। अच्छा, ये बताइए कि ज़्यादातर आपके पास जब स्टूडेंट्स आते हैं तो क्या एक्साइटमेंट होती है उनकी? क्या कहते हैं, लड़कियाँ ज़्यादा आती हैं, लड़के ज़्यादा आते हैं, या फिर किस तरह से आप उनको टेकअप करते हैं? क्या आते ही मिस्टेक्स करते हैं? क्या उनका एक्साइटमेंट का लेवल होता है? किस तरीके से वो जो है ना वो आपके साथ में रह रहे होते हैं? क्योंकि उनके लिए तो एक नई दुनिया होती है ना, उनके लिए तो एक नया माहौल होता है। तो कैसे एडजस्ट करते हैं फिर वो? देखिए, शुरू में तो जब वो आते हैं तो उनको तो लगता है कि बस हम शाहरुख खान बन जाएंगे या रणवीर सिंह बन जाएंगे, और बस ऐसे बन जाएंगे और कुछ ज्यादा थोड़ी करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा और खत्म। लेकिन फिर हम जब उनको यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ थिएटर भी पढ़ाते हैं और बाकी टेक्निकल चीजें भी पढ़नी पड़ती हैं उनको, तो पूरी तरह से वो ऐसे होते हैं कि अच्छा ये तो हम भाग के आए थे पढ़ाई से, तो यहाँ फिर पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो ये है। लेकिन वो है कि जब वो उनमें शौक हम देख लेते हैं तो वो फिर अच्छा काम करते हैं। फिर उनको समझ भी आती है कि अच्छा भाई स्क्रिप्ट्स भी पढ़नी है, तो ये तो बहुत अच्छा खासा पढ़ने वाला काम है। तो कुछ लोग मोस्टली तो लोग हमारे साथ ही रहते हैं। कुछ लोगों को ज्यादा ही अगर शौक हो जाए तो फिर वो छोड़ के चले जाते हैं, मतलब उनको लगता है कि मुश्किल काम है। हाँ, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे जो वाकई इससे थिएटर, और उसकी रीज़न यही होती है कि वो कहते हैं इसमें तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। चलिए जी उस्मा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे शो के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। और बात यही है कि ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो पढ़ना बड़ा लाजमी है।
अगर आप थिएटर में काम कर रहे हैं तो एक्टिंग पढ़ें, एक्टिंग सीखें, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानें, उसकी सिनेमेटोग्राफी के बारे में जानें, किस तरह स्क्रीन पे प्ले लिखा जाता है, क्या लफ्ज़ों की अदायगी है, थिएटर पे आप किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, गलतियाँ हो जाए तो क्या करना चाहिए, कौन से कैरेक्टर को कैसे प्ले करना चाहिए, ये सब पढ़ना पड़ता है और उसके बाद फिर आप एक्चुअल में प्रैक्टिकल ग्राउंड पर जो है उस मैदान में आप उतरते हैं। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें, एक और पर्सनैलिटी हमें ज्वाइन करेंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं हम हर्बल प्रोडक्ट्स से रिलेटेड। अच्छा, ये जो हर्ब्स होते हैं ये हमारी ज़िंदगी में ना बहुत आम किरदार अदा करते हैं। हमारे किचन में, हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी अहमियत का हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि भाई ये तो हमारी ज़िंदगी की बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, बड़े बड़े मसाइल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन होता इवेंचुअली ये है कि अवेयरनेस ना होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और फिर समटाइम्स इट हैपन्स विद द पीपल कि डॉक्टर भी उनको कहते हैं कि आप घर में फौरी तौर पर अगर ये लगा लेते तो इससे इन्फ्लेमेशन नहीं होती और फिर आप डॉक्टर के पास आ जाते। तो इन जनरल ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें नज़र रखनी होती है और हमें ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि वो कौन से ऐसे हर्ब्स हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अहमियत की हामिल होती हैं और जो हमारे घर में होती हैं हमें नहीं मालूम होता। इस पर बात करने के लिए एक्सपर्ट हर्बलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, नैयर ज़िक्रिया साहब। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सर? हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये बताइएगा नैरा साहबा कि आप क्योंकि हर्बलिस्ट हैं और बीइंग हर्बलिस्ट आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता होती हैं कि लोगों के किचन में ना बहुत कुछ ऐसा होता है जो उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है, लेकिन क्या होता है कि एट टाइम्स उनको उसके बारे में नहीं पता होता। तो वो कौन से हर्ब्स हैं जो कि अहमियत के हामिल होते हैं, वो कौन से हर्ब्स हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को चेंज करने में किरदार अदा करते हैं? जस्ट लाइक अगर कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया और छोटी सी चीज़ को ठीक कर सकती है तो फौरी तौर पर हमें वो मिल जाती है। जी हाँ जी, आपको पता है कि जो हमारा किचन है ना, ये हमारी ब्यूटी फॉर्म ऐसी है, हमारी हेल्थ फॉर्म ऐसी है। फौरी तौर पे कोई भी अगर प्रॉब्लम, इशू, मसला मसाइल हो रहे हो तो हम किचन और अपने फ्रिज के अंदर से ही इस तरह की हर्ब्स हैं कि उनके साथ हम फौरी तौर पे जो है ना वो उन प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकते हैं। जस्ट लाइक आज का जो है वो हमारा टॉपिक है कि अब जिस तरह से आगे जो है वो गर्मियां आ रही हैं, गर्मी के मौके में आपको पता है कि हीट स्ट्रोक बहुत ज्यादा हो जाता है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और मोस्टली जो मैंने लोगों को देखा है कि बहुत ज्यादा डायरिया, लूज मोशन, पेट जो है वो खराब रहता है, कुछ भी खा ले फौरन से जो है वो पेट में जो है वो दर्द होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह के गर्मियों के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा मसले मसाइल हो रहे होते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम, ये वाले इश्यूज को जो है वो अगर आप ट्रीट करना चाह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम मसले मसाइल ना हो, तो सुबह में सब्जी तो हर घर में आती है, तो सब्जी के साथ रूटीन बना ले कि आपके एक पुदीना, खीरा और आजकल जो है वो जो कच्चा आम है, केरी है, ठीक है, ये आई हुई है। ये आप गर्मियों के जो 3-4 महीने हैं, इन 2-3 चीजों को अपने किचन से खत्म ना होने दें। तो इसके साथ जिस तरह से जो है वो लूज मोशन हो जाना, बच्चों के पेट में बहुत ज्यादा जो है वो दर्द हो रही होती, वॉमिटिंग्स जो है वो मैंने देखा बहुत ज्यादा आ रही होती हैं। तो इसके लिए आपको मैं कहवा जो है वो मैं शेयर करती हूँ। ये ना बहुत मजे का होगा, बच्चे बड़े तो इसको शौक से पियेंगे। ये आपके पेट को, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करेगा। आपके पेट के अंदर कोई भी लूज मोशन वगैरह, आपके गट का इशू है, उन सब के लिए जो ये बेहतरीन है और बहुत मजे का ड्रिंक है। कि आपके घर मेहमान वगैरह भी गर्मियों में आते हैं तो कोई भी फ्रिज ड्रिंक की जगह आप इसको बना के पिलाएंगे तो वो आपसे जरूर पूछेंगे कि ये आपने क्या पिलाया है, कि एकदम से जो है वो बहुत ज्यादा सुकून हुआ है, पेट को बहुत ज्यादा फील हुआ है कि बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन फील, और टेस्ट बहुत अच्छा है। आपने क्या करना है कि आपने जो है वो एक गिलास पानी का लेना है, आपने जो है वो थोड़े से जो है वो पुदीने के पत्ते इसके अंदर डालें, 1 खाने का चम्मच जो अनार दाना है धो के उसको, अनार दाना 1 खाने का चम्मच इसके अंदर डाल के इसको आप जो अच्छे से ब्लेंड कर लें। इसके बाद इसको स्ट्रेन करें। स्ट्रेन करने के बाद इसमें 1 चुटकी काली मिर्च की, हाफ लेमन स्क्वीज करें। अगर आप पसंद करते हैं तो चीनी डाल लें, नहीं पसंद करते तो बेशक चीनी नहीं डालें। काली मिर्च, काले नमक का ही टेस्ट बहुत अच्छा होगा। और भुना हुआ जीरा 1 बड़ी चुटकी, ये आप डाल और चिल करके इसको ठंडा करके आप जो है वो अपने गेस्ट को जो है वो सर्व करें। इसके ऊपर जो है वो लेमन, 2-3 पुदीने के पत्ते डालने खूबसूरत से गिलास के अंदर। ये यकीन करें कि इतना मजे का है। ये किसी को भी बहुत ज्यादा जो है वो वॉमिट्स आ रही हैं, मोशन आ रहे हैं, किसी भी मेडिसिन से नहीं रुक रहे, आप बिलीव करेंगे कि 1 गिलास पीते साथ ही जो है वो
वॉमिट्स भी रुकेंगी Great. और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 1-2 घंटे के बाद जो है वो मोशन भी जो है वो रुक जाएंगे। और अगर कोई हाँ। गर्मी से बाहर से आया है, हीट स्ट्रोक है, सनबर्न हुआ है, तो भी वो इसको लेंगे। डिहाइड्रेशन की कोई भी प्रॉब्लम है तो ये उसको भी ट्रीट करें। सही। अच्छा, ये तो चलिए आपने बताया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये रेमेडी बताई है। अब गर्मियों में मज़ीद और भी बड़े मसले होते हैं, बीपी लो होना और चक्कर आना, फिर बहुत सारी ख़वातीन को सर्वाइकल भी होता है, गर्मियों में और ज़्यादा फील होता है क्योंकि नींद भी नहीं आ रही होती है, नींद की कमी है, फिर दीगर और भी इश्यूज़ होते हैं। वो कैसे फिर जो है वो उसके लिए क्या रेमेडी है, उसके लिए क्या किया जाए, ये बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल। जिन लोगों का जो है वो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, उनके लिए नेक्स्ट सफूफ जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये सफूफ बना के वो साथ अपने बैग में जो है वो कैरी कर ले, तो आप इसको दिन में 3-4 दफा भी ले सकते हैं। ये आपका ब्लड प्रेशर लो नहीं होने देगा और वैसे गर्मियों के लिए बेहतरीन है। आपने क्या करना है, आपने लेनी है 1 पाव अजवाइन, 1 पाव सौंफ, 1 पाव जीरा। इन तीनों चीजों को अच्छे से जो है वो साफ सुथरा कर लेना है। एक दुपट्टे के अंदर, साफ सुथरे दुपट्टे या रुमाल के अंदर डाल के उसको जो अच्छी तरह से प्रेस करेंगी, वो सारी मिट्टी धूल वगैरह उसकी उतर जाएगी। इसके बाद क्या करें कि 1 पाव लेमन ले, उसका जूस निकाल लें। वो जूस तीनों चीजों के अंदर डाल दें, वो सारी चीजें जो है उसके अंदर डिप हो जाएंगी। 2-3 घंटे के बाद ये लेमन जूस ये तीनों चीजें सॉक कर देंगी। उसके बाद उसको रात के लिए ट्रे के ऊपर फैला दें, पंखे के नीचे रख दें, सुबह तक ये सूखा हुआ होगा। इसका पाउडर बना लें और इसके अंदर आप जो है वो थोड़ा सा काला नमक ऐड कर लें या पिंक सॉल्ट डाल, ठीक है। आपने दूसरा व्हाइट नमक नहीं डालना। तो ये जिन लोगों का ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा लो होता है, ये 1-2 जो है वो बड़े मजे का लगता है, 1-2 चुटकी मुंह पे ऐसे रखें, ऐसे चाट लें या पानी पी लें या नींबू पानी के अंदर या आम पानी के अंदर ½ टीस्पून डाल के इसको लें। ये एकदम से जो है वो आपका जो लो ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल कर देगा। प्लस यही वाला जो चूरन है, ये कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, खाना खाया पानी पी लिया, बहुत ज्यादा ब्लॉटिंग हो जाती है, बैठे बैठे पेट बाहर निकल आता है, पेट भर जाता है। तो उसमें ये है कि आप खाना खाने के बाद यही वाला सफूफ, यही वाला जो चूरन है, इसको आपके लिए ½ टी जो है वो आप खा लें। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करेगा, आपके खाने को बेहतर करेगा, आपके मेटाबॉलिक को जो है ये फास्ट करेगा। इसी के अंदर आप खुश्क पुदीने के पत्ते भी थोड़े से डाल सकते हैं, वो भी आपको पता है ठंडे होती हैं और जो है वो इसको नॉर्मल कर देंगे। तो ये बेहतरीन रेमेडी है जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है या खाया पिया हजम नहीं होता, डकार आते रहते हैं, बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक रहती है, उन सब के लिए बेहतरीन रेमेडी। चलिए जी, ठीक है, बिल्कुल इस पर भी मजीद डिस्कशन करते हैं, लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर करते हैं ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। और बात कर रहे हैं कि हम अपने घर के छोटे छोटे जो इश्यूज़ होते हैं ना, उसको कैसे रिजॉल्व कर सकें। सेहत के मामलात हैं, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें ख़ुद घर में डील करनी होती हैं। बैठे बैठे फ्लू हो गया, बैठे बैठे लगा वोमिट आना शुरू हो गई, तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मैम मौजूद हैं। अच्छा ये बताइएगा कि अगर फ्लू हो जाता है, अब क्योंकि ये टाइम है, क्या होता है कि जब सीज़न चेंज होता है तो फिर बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। सर दर्द है, फ्लू है, नज़ला है, रनिंग नोज़ है। उसमें फिर क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, फिर गला ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो परफेक्ट रेमेडी क्या है फ्लू से बचने की, फीवर से बचने की जी? और अगर हो जाए तो उसके साथ क्या लें जी? हाँ जी बिल्कुल। कुछ लोगों को जैसे ही मौसम चेंज हो रहा होता है तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, एलर्जीज हो जाती है, नज़ला जुकाम फ्लू, जिस तरह से आपने बात की। इसकी बहुत सिंपल सी रेमेडी है। आप क्या करें, अजवाइन और शक्कर, 1 पाव अजवाइन है और उसमें आधा पाव शक्कर मिक्स करके आप रख लें, सिंपल। तो जिन लोगों को मौसम चेंज, चाहे गर्मी से सर्दी आ रही हो और सर्दी से गर्मी आ रही हो, तो उन सब के लिए, डस्ट एलर्जी जिन लोगों को हो रही है किसी भी वजह से, तो ये जो है वो 1 चुटकी के बराबर 1/4 टीस्पून, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। इसको जो है चबा के खा ले और ऊपर से जो है वो आप नीम गर्म पानी ले ले। इसको निहार करें और दिन में 2 से 3 दफा करें। आप बिलीव करेंगे कि बहुत छोटी सी सिंपल सी जो ये रेमेडी है, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो जिन लोगों को ये इश्यूज है वो लाजमी तौर पे इसको जो है ये बना के रखें और यूज करें। सही। अच्छा, अब ये तो चले वो बना के रख लें, सारा कुछ कर लें। अब क्या होता है, रेगुलर घर में बच्चे भी होते हैं, छींकियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा जो है इस तरह से वायरल इन्फेक्शन है, वो बच्चों के लिए क्या किया जाए, उनको क्या दिया जाए कि इम्यूनिटी भी उनकी ना बूस्ट करे, एनर्जेटिक भी रहें? हाँ जी बिल्कुल, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए क्योंकि बात है, ये वाले इशू मसलन साइड
तभी होते हैं कि जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका गट हेल्थ जो है वो प्रॉपर सही नहीं होता। हाँ। गट हेल्थ के लिए आप क्या करेंगे, जिन बच्चों की आपने बात की, आप क्या करें, सुबह के अंदर ही वो वाला पानी बना के रख लें जो आपने बच्चों को सारा दिन देना है। सही। आपने क्या करना है, 2 गिलास जो है वो पानी के लें, 2 से 3 छोटी इलायची तोड़ के इसके अंदर डाल लें, हाँ। 1 लौंग डाल लें, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ी सी सौंफ और 1 चुटकी के बराबर इसमें अजवाइन। इस कहवे को पका लें और इसके अंदर जो है वो 1/4 टीस्पून पिंक सॉल्ट और 1 चाय की चम्मच चीनी की, हाँ। इसको पका के ये वाला पानी जो है वो रख लें। हाँ। ये बच्चों को जो ये वाले इश्यूज, प्रॉब्लम, मसले मसाइल हो रही है, ये वाला कहवा उन्हें जो है वो हाफ कप के करीब बच्चे आराम से जो है वो इसको पी लेंगे, गर्म करने की जरूरत नहीं, आम टैप अब्बा ही रखा हुआ हो। हाँ। तो ये वाला कहवा 2 से 3 दफा जो है लेना शुरू करेंगे। इसके साथ नजला जुकाम फ्लू तो ठीक होगा ही होगा, इसके साथ गट हेल्थ बहुत ज्यादा बेहतर होगी। इसी में अगर आप छोटा सा टुकड़ा साथ अदरक का डाल देंगी तो इसके और ज्यादा जो है वो बेनिफिट्स हो जाएंगे। अगर 1 चुटकी हल्दी की, यानी कि मेन चीज हमने ये भी देखनी है, हाँ। क्या है बच्चे जो है वो इसको ले लें, क्योंकि बच्चों का मसला होता है थोड़ा सा टेस्ट उस तरह से हो जाए तो वो फिर जो है ना वो नई चीज को लेते। जी। तो अगर आप हल्दी जरा सी और काली मिर्च 1 चुटकी और थोड़ा सा अदरक, हाँ। आप ये डाल देंगे, ये बेहतरीन इम्यून बूस्टर है, आपकी गट हेल्थ के लिए बेहतरीन है, और नजला जुकाम फ्लू छींकों के लिए इससे बेहतर रेमेडी कोई नहीं। सही। अच्छा, ये तो बहुत ज़बरदस्त आपने रेमेडी बताई। थोड़ा सा ये बताइएगा कि बॉडी पेन है, जिनके जॉइंट्स में पेन होता है, घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, वो क्या करें? और ख़ास तौर से जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके घुटनों में बहुत पेन होती है, उनको खड़े होने में बड़ा मसला होता है, पकड़ पकड़ के वो लोग बेचारे चल रहे होते हैं, तो वो क्या करें कि उनकी कार्टिलेज जो है, जो वीक कार्टिलेज होते हैं वो ठीक हो जाए, थोड़ा सा बेहतर चल पाए? अगर बुजुर्गों की हम बात और जो भी जो अगर बात करें, हाँ। तो अश्वगंधा और एक जस्टा, ये दोनों हर्ब एंटी एजिंग है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। हाँ। ये ये बेहतरीन है। ये 2 हर्ब आपने एक बराबर क्वांटिटी में ले लेनी है। सही। अब बात आ जाती है कि अगर ब्लड प्रेशर नहीं है, हाँ। तो इसमें 1 खाने का चम्मच सूखे अदरक का पाउडर, अगर हाँ। ब्लड प्रेशर नहीं। हाँ। अगर ब्लड प्रेशर है तो फिर आप इसमें सूंफ ऐड नहीं करेंगे। सही। अब कुछ बुजुर्ग हजरात हैं जो डायबिटिक हैं, उन्हें हाँ। डायबिटीज, तो वो इसके अंदर जो है वो 1 खाने का चम्मच जो मेथरे खुश्क मेथरे, उसका जो है ये 1 टेबलस्पून साथ जो है वो उसका पाउडर डाल दें। अश्वगंधा और मंजस्टा और साथ 1 पाव जो है वो सतावर अगर डाल लेंगे, तो ये वाला जो पाउडर है, आप बिलीव करें कि आप जो इसको सुबह उठते साथ ही 1 चाय के चम्मच के बराबर मुंह में डालें और ऊपर से आप पानी पी लें। नाइट सोने से पहले 1 चाय का चम्मच आप इसको ले लें नीम गर्म पानी के साथ या दूध के साथ, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपके मसल्स रिलैक्स होंगे, आपके हार्मोन्स को जो है ये बैलेंस करता है, और किसी भी तरह की बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है उसको खत्म करता है। आप अगर 50 में भी हैं और इन दर्दों वगैरह की वजह से लग रहा है कि बस अब लाइफ खत्म हो गई, 60-70 के लग रहे हैं, चेहरे से बहुत ज्यादा चेहरा लूज हो गया और लग रहा है कि बिल्कुल अब जो है ना ये यहाँ से वहां भी जाने के लिए सोच रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, तो ये लेने की देर है। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजलो करम से 15 दिन के अंदर अंदर बगैर किसी मेडिसिन के उनकी बॉडी की पेन खत्म होगी, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन खत्म होगी, हाँ। जो मसल्स में स्टिफनेस वगैरह वो खत्म होगी, हाँ। हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, ब्लड शुगर लेवल अगर ऊपर हुआ हुआ है उसको कंट्रोल करेगा। हाँ। अगर कोई प्री डायबिटिक है, डॉक्टर्स ने कह दिया है कि आप प्री डायबिटिक है, आप हाँ। ये परहेज करें, तो ये प्री डायबिटिक जो चाह रहे हैं कि हमें डायबिटीज ना हो, हाँ। तो ये उनके लिए भी बेहतरीन है। ये आपके ब्रेन के लिए, आप कोई भी चीज रख के भूल जाते हैं, बात करते करते भूल जाते हैं, उन लोगों के लिए भी ये वाला पाउडर बेहतरीन है। इसके अंदर अगर आपको शुगर का मसला नहीं है तो आप इसके अंदर मिश्री कूट के डाल सकते हैं, अदरवाइज ये ऐसे ही आप ले सकते हैं। इसका कोई टेस्ट इस तरह से नहीं है कि कड़वा है या खाया नहीं जाएगा। तो ये वाला जो है ये आप चूरन बना के रखें, सुबह शाम लें, तो ये उनके लिए भी बेहतरीन है जो आजकल हमारे टीनेज में बच्चे बच्चियां हैं या +20 25 कंप्यूटर पे बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, हाँ। कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, सर दुख रहा है, बाल गिर रहे हैं, नजर कमजोर हो रही है, मूड में चिड़चिड़ापन है, ये उनके लिए भी बेहतरीन। सही। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। मैम ने हमें कीमती वक्त दिया और बहुत मुफीद बातें की। आज के शो से फ़िलहाल इतना ही, और ज़रूर बताइएगा कि आज का शो कैसा लगा। इसका फीडबैक हमारी सोशल साइट पर जो है वो ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलें जी,
तो जिस तरह से हमारे जितने भी गेस्ट होते हैं बहुत ज़बरदस्त बात करते हैं, और हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये बताएं कि आसानी के साथ आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है वो मूव ऑन कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये जितनी भी रेमेडीज़ होती हैं ज़रूर आप अप्लाई करें, ज़रूर आप ट्राई करें, और इसका फीडबैक हमारी सोशल साइट पर देना मत भूलिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप वॉचिंग City at 10।